हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार पीजीटी साइकोलॉजी के लिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और आज की इस वीडियो में मैं ऑलमोस्ट टॉपिक्स को लेकर के आई हूँ। जितने टॉपिक्स हो पाएंगे उसको हम यहाँ पे ब्रीफ में देखेंगे, थ्योरीज़ को हम यहाँ पे शॉर्टकट में समझेंगे, उसको ब्रीफ करेंगे। तो जितना हो पाएगा आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो भी आप कह सकते हो, जो कि एक बार अगर आप देखोगे तो आपको लास्ट मोमेंट में जो ट्रिगर करता है माइंड में, जो चीज़ें, जो थ्योरीज, जो कॉन्सेप्ट, वो हो सकता है मे बी इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपके आ जाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ देखते हैं मेंटल रिटार्डेशन। हालांकि इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको ब्रीफ करते हुए चलते हैं। बेसिकली इसके टाइप्स के बारे में बात करी गई है, टाइप्स ऑफ मेंटल डिफिशियंसी, और इसके अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं। बेसिकली इसके 10 तरह के टाइप्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है जिसको मंगोलिज्म भी कहा जाता है, पीकेयू, इसके बाद में क्रिटिनिज्म, बौनापन जिसको कहा जाता है, माइक्रोसिफेली एंड मैक्रोसिफेली, लघु शीर्षता, दीर्घ शीर्षता, हाइड्रोसिफोली, टर्नर्स सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, फ्रैगल सिंड्रोम, विलियम्स सिंड्रोम और प्रेडर विल सिंड्रोम। तो ये इतने टाइप्स के हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है आपका, मैंने डिटेल में ये पूरी वीडियो करवाई हुई है। डिटेल की अगर हम बात करें तो आप इसमें से डाउन सिंड्रोम को देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, पीकेयू, और आप इसको क्लिनफिल्टर सिंड्रोम्स को देख लीजिएगा। टर्नर सिंड्रोम भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, किसके चलते होता है, किसकी कमी से, कौन से जिन में गड़बड़ी से होता है, ये सब मैंने करवा रखा हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। एंड इसके बाद में बात करते हैं बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। न्यूरॉन का ये स्ट्रक्चर है, सिर्फ इस स्ट्रक्चर से ही आपके 10 से 15 क्वेश्चंस बनते हैं। डेंड्राइट का क्या कार्य होता है, दूसरे न्यूरॉन से आने वाले नर्व इम्पल्सेस को रिसीव करना। डेंड्राइट न्यूरॉन्स को नर्व इम्पल्सेस को रिसीव करके यहाँ पे केंद्रिका में ले आता है, सेंट्रल में ले आता है, जहाँ पे लिक्विडिटी होती है जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और यहाँ पे केंद्रक से होते हुए ये एक्सॉन की तरफ आता है। एक्सॉन के ऊपर एक लेयर होती है, वाइट कलर की लेयर होती है जिसको कि माइलिन शीथ कहा जाता है, और बेसिकली ये ग्लिया सेल से मिल करके बना हुआ होता है। इसके बाद में माइलिन शीथ के दबे हुए पार्ट को नोड्स ऑफ रेनबियर कहा जाता है। इसके बाद में ये एक्सॉन आगे जा कर के ब्रश के स्ट्रक्चर में यहाँ पे बढ़ जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहीं पे एक्सॉन बटन्स भी या एक्सॉन टर्मिनल्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ से कि न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होता है। अलग अलग टाइप्स के न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी हमने देखा था। एंड किसका क्या, 3 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। संवेदी न्यूरॉन जिसका काम है नर्व इम्पल्सेस को रिसीव करना, गतिवाही न्यूरॉन जिसका काम है इसके बाद में ब्रेन ने जब सिग्नल को रिसीव कर लिया तो अकॉर्डिंगली बिहेव करना, अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना, और साइचरी न्यूरॉन का मतलब है कि जो दोनों के बीच में एक एडजस्टमेंट बना करके चलता है। एंड यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर था, कैसे काम करता है। और इसके बाद में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स की भी हमने बात करी थी। एसिटिलिकोलाइन, अल्जाइमर, ये मेमोरी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये कम रिलीज़ होता है तो व्यक्ति अल्जाइमर से पीड़ित हो सकता है। इसके बाद में नॉरएपिनेफ्रिन, इसके बाद हमने एपिनेफ्रिन देखा हुआ था। नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ये डिप्रेशन, अगर ये कम रिलीज़ होगा तो डिप्रेशन, और अगर बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा, डिग्री जो निश्चित की गई है उससे ज़्यादा अगर रिलीज़ होता है तो वहाँ पे मैनिक एपिसोड या मैनिया देखा जाता है। डोपामाइन अगर ज़रूरत से कम रिलीज़ होता है तो यहाँ पे पार्किंसन डिजीज़, और अगर इसका लेवल ज़्यादा होता है तब वहाँ पे स्कीजोफ्रेनिया जैसे डिजीज़ेस देखे जा सकते हैं। सेरोटोनिन जिसको कि हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है, अगर ये ज़रूरत से कम रिलीज़ होता है तो यहाँ पे डिप्रेशन की शिकायत व्यक्ति में देखी जाती है। साथ में नींद में कमी भी देखी जाती है। इसी तरह से गाबा है, हिस्टामाइन है, इंडोफ्रिन है। तो इन सबको मैंने डिटेल में अलग अलग वीडियोस में करवा रखा हुआ है। आपकी सुविधा के लिए मैं बिहार पीजीटी साइकोलॉजी का प्लेलिस्ट इस वीडियो के लिंक में मैं अवेलेबल करवा दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा। और इसके बाद बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम के ऊपर भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। नर्वस सिस्टम को 2 भाग में बांटा गया है, सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस के भी 2 भाग हैं आपके, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद में ब्रेन के भी आपके 3 भाग हैं, ब्रेन को भी 3 भाग में बांटा गया है, आपका हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन। इसके बाद इसके भी अलग अलग इसके स्ट्रक्चर बताए गए हैं। स्पाइनल कॉर्ड है,
इसके बाद में पीएनएस की बात करें तो पीएनएस को दो भाग में बांटा गया है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी एएनएस। अब एसएनएस की बात करते हैं तो ये भी दो भाग में डिवाइडेड है, क्रेनियल नर्व्स जो कि 12 होता है जिसकी संख्या 12 है, और आपका स्पाइनल नर्व्स जिसकी संख्या 31 है। एंड इसके बाद में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें, हम एएनएस की बात करें तो ये भी दो प्रकार का है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सहानुभूतिक तंत्र का तंत्र और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि परासहानुभूतिक तंत्र का तंत्र। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम लोग फाइट और फ्लाइट के नाम से भी जानते हैं। एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली ईट ड्रिंक एंड रेस्ट के फॉर्मूला पे काम करता है, तो इसको भी मैंने काफ़ी डिटेल में करवाया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ब्रेन के यहाँ पे पूरे पार्ट्स आप देख सकते हैं, ये भी वीडियो आपको पूरी डिटेल में मिल जाएगी। और यहाँ पे हिंड ब्रेन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, मेडुला जो कि ब्रेन और स्पाइनल को जोड़ने का काम करता है, बोन्स और सेरेबेलम जो कि बॉडी में बैलेंस बनाने का काम करता है। मिड ब्रेन की बात करते हैं तो मिड ब्रेन हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन को एक तरह से जोड़ने का काम करता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है, पूल की तरह काम करता है। और बेसिकली ये इसके जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं वो टैक्टम है, टेगमेंटम है, रेटिकुलर फॉर्मेशन है। टैक्टम की हम बात करते हैं तो टैक्टम आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है, सुपीरियर कैलिकुली और इन्फेरियर कैलिकुली। सुपीरियर कैलिकुली देखने से संबंधित जो नर्व इम्पल्सेस आते हैं उसको कंट्रोल करता है, और इन्फेरियर कैलिकुली ऑडिटरी नर्व इम्पल्सेस को या फिर ऑडिटरी सेंसेशंस को कंट्रोल करता है। इसके बाद में फोर ब्रेन की बात करें या फिर रेटिकुलर फॉर्मेशन की बात करते हैं तो बेसिकली ये हमारे जागने और सोने की क्रिया, जो वेव्स निकलते हैं ब्रेन से, एंड इसके साथ ही साथ में हमारे इमोशनल रेगुलेशन को भी ये काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। फोर ब्रेन की बात करें तो यहाँ पे फोर ब्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे थैलमस है जो कि बहुत बड़ा एक अंडाकार स्ट्रक्चर होता है जो कि रिले सेंटर की तरह से काम करता है। हाइपोथैलेमस मटर के दाने की तरह छोटा सा होता है थैलमस के नीचे, लेकिन इसके बहुत सारे काम हैं। ये पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड, पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है, ह्यूमन में बायोलॉजिकल मोटिव्स को कंट्रोल करता है, ये नींद को कंट्रोल करता है, सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ में पैरासिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी ये कंट्रोल करता है, हमारे इमोशन को भी ये कंट्रोल करता है। तो आपने पढ़ा होगा कैनन बार्ड थ्योरी जिसको कि हाइपोथैलेमिक थ्योरी भी कहा जाता है। एंड इसके बाद में बेसल गैंग्लिया है, लिम्बिक सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ऑल फैक्ट्री बल्ब जिसको कि लॉक एंड की नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में सेरेब्रम जिसको कि बृहद मस्तिष्क कहा जाता है, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है और बेसिकली ये दो हेमिस्फीयर में बटा हुआ होता है। फिर हर एक लेफ़्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर, फिर ये दोनों हेमिस्फीयर 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं और जिसका अलग अलग फंक्शन होता है। सबसे ऊपर का फ्रंटल लोब कहा जाता है, ये 4 लोब्स में डिवाइडेड होता है। सबसे ऊपर फ्रंटल लोब है जो कि कॉग्निटिव प्रोसेस को कंट्रोल करता है। सेकंड वाला है पैराइटल लोब जो कि स्किन सेंसेशंस, ताप और बॉडी को इक्वल कंडीशन में रखने के लिए वो कंट्रोल करता है, काम करता है। इसके बाद में थर्ड है आपका टेम्पोरल लोब जो कि सुनने से संबंधित क्रियाओं को कंट्रोल करता है, और लास्ट है ऑक्यूपिटल लोब जो कि विजुअल सेंसेशंस को कंट्रोल करता है। बाकी डिटेल्ड वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद में टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करते हैं। यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये भी मैंने कल ही करवाया हुआ है, आपको देखा भी होगा शायद आपने। बेसिकली टाइप्स ऑफ मेमोरी से आपके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि इसका जो क्राइटेरिया है, इसका क्लासिफिकेशन बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा किया गया है और इसी के चलते थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैंने इसको कोशिश किया हुआ है इजी वे में आपको समझाने का, ताकि आपको अलग अलग क्लासिफिकेशंस को देख करके कन्फ्यूज़न ना हो। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी की हम बात करते हैं तो ये इसके 3 प्रकार हैं यहाँ पे, सेंसरी मेमोरी, STM शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी LTM। एक एक करके इसको समझते हुए चलेंगे। सेंसरी मेमोरी जो कि सेंसेस को रिसीव करता है, इसको हम फर्स्ट लेवल ऑफ मेमोरी भी कह सकते हैं, इसको हम रजिस्टर्ड मेमोरी भी कह सकते हैं क्योंकि हम लोग अपने सेंसेस के थ्रू ही सिग्नल्स को हम रिसीव करते हैं। इसके 3 प्रकार हैं, आइकॉनिक मेमोरी प्रतिचित्रात्मक जिसको कहा जाता है जो कि देखने से संबंधित होता है, विजुअल मेमोरी, इसका टाइम ड्यूरेशन 250 मिली सेकेंड टू 1 सेकेंड तक का होता है।
सेकंड है आपका इकोइक मेमोरी या फिर ऑडिटरी मेमोरी, जो कि सुनने से संबंधित सेंसेशंस को याद रखने में हेल्प करता है। एंड इसका टाइम ड्यूरेशन आपका 1 से 3 सेकंड तक का होता है। एंड थर्ड वन है आपका हैप्टिक मेमोरी। हैप्टिक मेमोरी बेसिकली हमारे स्किन सेंसेशन से रिलेट करता है। इसके बाद लघुकालीन स्मृति की हम बात करते हैं, STM शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसका टाइम ड्यूरेशन 3 से 30 सेकंड तक का होता है। अलग अलग बुक में थोड़ा सा आपको ये डिफरेंसेस दिख सकते हैं। इसके बाद में STM को ही हम लोग एक्टिव मेमोरी भी कहते हैं, इसी को हम लोग वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। चलन स्मृति, तात्कालिक स्मृति, प्राइमरी मेमोरी, ये सब STM के ही नाम है, लेकिन अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने ढंग से उसको एक्सप्लेन किया है, इसीलिए अलग अलग टर्म्स को उन्होंने यूज़ किया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एंड LTM की बात करते हैं तो LTM के 2 प्रकार बताए गए हैं, घोषणात्मक स्मृति और अघोषणात्मक स्मृति, डिक्लेरेटिव मेमोरी एंड नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी को ही हम लोग सुव्यक्त मेमोरी भी कहते हैं, एक्सप्लिसिट मेमोरी कहते हैं, यानी कि जिसको हम सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और नॉन डिक्लेरेटिव जिसको कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते वर्बली, उसको हम लोग इम्प्लिसिट मेमोरी भी कहते हैं, अंतर्निहित मेमोरी भी कहते हैं। इसी को हम लोग प्रोसीड्यूरल मेमोरी भी कहते हैं, जैसे कि गिटार बजाना आता है या नहीं तो बजा के हमें दिखाना पड़ेगा। एंड इसके बाद में डिक्लेरेटिव मेमोरी के 2 पार्ट्स बताए गए हैं, एपिसोडिक मेमोरी एंड सेमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी क्या है, हमारी लाइफ की घटनाओं से रिलेटेड होता है। सेमेंटिक मेमोरी क्या है, जो तथ्य हम लोग सीखते हैं अपने पूरे होल लाइफ टाइम में, तो उससे रिलेटेड होता है। इसके बाद में कुछ अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने कुछ और भी मेमोरीज़ की चर्चा की है, जैसे कि ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी और फ्लैशबल्ब मेमोरी, जिसको कि एपिसोडिक मेमोरी की तरह ही उन्होंने डिफ़ाइन किया है, तो इसको एपिसोडिक मेमोरी का ही दूसरा नाम कहा जा सकता है। और अब आगे देखते हैं फॉरगेटिंग बेसिकली क्या है कि हमने प्रीवियस में किसी चीज़ को हमने देखा, समझा, सुना, पढ़ा, सीखा, लेकिन हम वर्तमान में उसको अपनी चेतना केंद्र में लाने में अगर असफल रहते हैं तो यही प्रोसेस विस्मरण कहलाता है, यानी कि हम उस चीज़ को भूल चुके हैं। तो आपके सिलेबस में फॉरगेटिंग की कुछ थ्योरीज़ दी हुई हैं, 3 से 4 थ्योरीज़ को आपको पढ़ना है, तो बेसिकली यहाँ पे हम इसको ब्रीफ करते हुए ही चलेंगे। थ्योरीज़ ऑफ फॉरगेटिंग, हम भूलते क्यों हैं, इसके लिए सबसे पहले थ्योरी दी गई थी डीके थ्योरी, जिसको कि हरास नियम भी कहा जाता है, और जो कि एबिंगहॉस के द्वारा दिया गया था 1885। तो थ्योरीज़ को याद रखना है, थ्योरी का नाम याद रखना है, और उसका ईयर भी याद रखना है आपको। कई बार आपसे सीक्वेंस लगाने के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी थ्योरी किसके किसके बाद आई थी, तो ये ध्यान में रखना है। अब हरास नियम की हम बात करते हैं, तो बेसिकली ये क्या बताता है, हम भूलते क्यों हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भूलने का कारण समय का बीतना बताया गया है, कि यानी जैसे हमने किसी चीज़ को सीखा, उस चीज़ को सीखे हुए बहुत टाइम बीत गया, हमने उसको यूज़ में हम नहीं लेकर के आए, तो हम धीरे धीरे उस चीज़ को भूलते चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम थॉर्नडाइक की लर्निंग थ्योरीज़ को हम देखते हैं, लर्निंग प्रिंसिपल्स को देखते हैं, तो वहाँ पे थॉर्नडाइक ने भी अनुप्रयोग नियम की चर्चा की है, जो कि कुछ कुछ इसी से रिलेट करती है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को थॉर्नडाइक ने अनुप्रयोग नियम कहा है, और इसी को एबिंगहॉस ने हरास नियम कहा हुआ है। इसका प्रॉपर इस तरह से ग्राफ भी होता है कि हमने किसी चीज़ को सीखा, जब हमने सीखा तब तो हमें बहुत अच्छे से उसकी मेमोराइज रही, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे टाइम बढ़ता चला गया, वैसे वैसे हम उस चीज़ को भूलते चले जाते हैं। नेक्स्ट है संतन दृढ़ीकरण सिद्धांत, प्रिजर्वेशन कंसोलिडेशन थ्योरी। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बता रही हूँ, जिसमें भी कंफर्टेबल होंगे उसको क्वेश्चन आएगा आपका, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही देखना है आपको। एंड यहाँ पे इसको पृष्ठोन्मुख अवरोध का सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी कि बेसिकली मिला जुला के इतना समझिए कि संतन दृढ़ीकरण सिद्धांत क्या है, बेसिकली मूलर और पिलजेकर के द्वारा दिया गया है। मूलर और पिलजेकर ने भूलने के लिए 2 प्रिंसिपल्स बताए थे, पूर्वलक्षी प्रावरोध और अग्रलक्षी प्रावरोध। अब ये क्या होता है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं द्विही कारक सिद्धांत, मेल्टन और इरविन ने दिया था, और बेसिकली इसके अकॉर्डिंग भूलने का कारण क्या होता है, अनादिगम होता है। मतलब किसी चीज़ को हमें सीखना है तो बार बार सीखना है, एक बार हमने सीख लिया फिर हमने छोड़ दिया, हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट,
तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे हम उसको भूलते चले जाएंगे। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा फैक्टर क्या बताया हुआ है, ये अनादिगम यानी कि अंडर लर्निंग। किसी चीज़ को हमें सीखने के लिए, याद रखने के लिए हमें जितनी बार उसको सीखना चाहिए था हमने उतना नहीं किया, उससे कम हमने ट्रायल्स किए, इसीलिए हम भूल जाते हैं। और इसके साथ ही साथ में इन्होंने प्रतियोगिता कारक को भी बताया हुआ है। इसके बाद आगे देखते हैं मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। ये कॉन्सेप्ट फ्रायड के द्वारा दिया गया है। इसको अभिप्रेरणात्मक विस्मरण कहा जाता है, यानी कि हम क्यों भूलते हैं, क्योंकि हम भूलना चाहते हैं। कई बार हम अपने पास्ट लाइफ में अपने बैड मेमोरीज़ को याद नहीं रखना चाहते, हम उसको भूलना चाहते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है अकॉर्डिंग टू फ्रायड, और इवन ऐसा होता भी है, आप में से बहुत सारे लोगों ने रियलाइज़ किया होगा कि कई बार हमारी जो बैड मेमोरीज़ हैं वो हमें दुख दे रही हैं, हमें पीड़ा हो रही है, तो हम उसको धीरे धीरे भूलने की कोशिश करते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि हम उसको भूलते चले जाते हैं, क्योंकि माइंड का भी एक लिमिटेशन है। जैसे मेमोरी कार्ड होता है वैसे ही माइंड का भी लिमिटेशन है। हम एक एक बात को अगर हम याद रखेंगे तो नई चीज़ को हम ग्रैप नहीं कर पाएंगे। तो हमें जगह भी खाली करना इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसी बैड मेमोरीज़ को जिसको हम याद नहीं करना चाहते, उसको जब हम हटाते हैं, जगह खाली होती है, फिर हम नई अच्छी मेमोरीज़ को वहाँ पे ले आते हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि हम भूलना चाहते हैं इसलिए भूलते हैं। अब हम जिस चीज़ को भूलना चाहते हैं तो वाकई में हमारा अनकॉन्शियस माइंड उसी लेवल पर काम करना स्टार्ट कर देता है और हम उस चीज़ को भूलते चले जाते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ मॉडल्स दिया गया है। एटकिंसन शिफ्रिन मॉडल, जिसको कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल भी कहा जाता है, और इन्होंने इस तरह से इसको डिफ़ाइन किया हुआ है कि कोई इन्फो यहाँ पे आई, सबसे पहले सेंसरी मेमोरी ने उसको रिसीव किया, इसके बाद रिहर्सल किया गया। तो मैंने बताया था कि सेंसरी मेमोरी का बेस्ट टाइमिंग 3 सेकंड तक का होता है। आपके सामने अगर कोई इन्फॉर्मेशन आई और हट गई, 3 सेकंड तक भी अगर आपने उसको रिहर्स कर लिया, आपने अपने मन में ही दोहरा लिया, रिवाइज कर लिया, तो फिर वो आपके STM में चली जाती है। STM में जाने के बाद भी रिहर्सल की ज़रूरत पड़ती है। किसी चीज़ को आपने फिर STM का टाइम ड्यूरेशन क्या है, 3 से 30 सेकेंड। तो वहाँ पे क्या है कि अगर आपने किसी चीज़ को 30 सेकेंड तक अगर आपने रिपीट कर लिया, रिवाइज़ कर लिया, अपने मन में प्रैक्टिस कर लिया, तो फिर वो आपके LTM में चला जाता है। अब LTM में जाने का मतलब ये नहीं होता है कि पूरी लाइफ आपको याद ही रहे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक दिन भी याद रह सकता है। LTM का टाइम ड्यूरेशन क्या है, एक दिन से लेकर के पूरे होल लाइफ, एक दिन के लिए भी याद रह सकता है, 1 घंटे के लिए भी। जैसे इंस्टेंट किसी का मोबाइल नंबर हमें चाहिए होता है, हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, इंस्टेंट हमें पेन वगैरह नहीं मिला और फ़ोन में टाइप हम कर नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं कि फ़ोन नंबर को वो सामने वाला हमें बताता जाता है, हम उसको 2-3 बार रिपीट करते हुए चले जाते हैं, तो हम ध्यान नहीं देते। लेकिन जब हम 2-3 बार 4 बार इसको रिपीट कर लेते हैं, हम देखते हैं कि वाह, हमें तो याद हो गया। याद कैसे हुआ है, क्योंकि वहाँ पे रिपीट किया गया है, वहाँ पे भी प्रैक्टिस करी गई है, तब याद हुआ है, वैसे याद नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसलिए बोला जाता है कि एक ही टॉपिक को बार बार पढ़िए, बार बार देखिए। एक पेज के नोट्स हैं, अगर एक पेज आप पढ़ रहे हैं उसको कम से कम 4-5 बार पढ़िए। 4-5 बार पढ़ने में क्या है, 30 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन हो जाता है, फिर वो चीज़ आपके LTM में चली जाती है। तो क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, तो ये भी होता है कि एग्ज़ाम तक तो एटलीस्ट आपको वो चीज़ याद रह ही जाती है। और अगर बहुत ही शिद्दत से आपने पढ़ लिया, फिर तो बल्ले बल्ले है, फिर तो पूरी होल लाइफ के लिए आपको वो चीज़ याद हो गई, आप उस चीज़ के जानकार हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से इसको बताया गया है। और LTM में जाने के बाद में फिर हम इसको जब चाहे हम उसको रिट्रेवल कर सकते हैं। रिट्रेवल कैसे करेंगे, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन के थ्रू। रिकॉल एंड रिकॉग्निशन क्या है, तो वो भी मैंने बताया हुआ था आपको। रिकॉल का मतलब क्या होता है कि जब हम स्टिमुलस के एब्सेंस में किसी चीज़ को रिपीट करते हैं, उसको हम बताते हैं, तो वो रिकॉलिंग प्रोसेस होता है, यानी कि प्रत्यावाहन प्रोसेस होता है। और जब स्टिमुलस के प्रेजेंस में हम किसी चीज़ को रिपीट करते हैं, उसको पहचानते हैं, तो वो रिकॉग्निशन यानी कि प्रत्यभिज्ञान का प्रोसेस होता है। इसके बाद आगे देखते हैं, क्रैक और लॉकहार्ट मॉडल है। इन्होंने मेमोरी के 2 लेवल बताए हैं, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में इन्होंने क्या बताया कि हम लोग बेसिकली किसी चीज़ को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, बहुत इंटरेस्ट के साथ नहीं देखते, हमने देख लिया, समझ लिया, थोड़ी देर तक ध्यान से देखा, थोड़ी देर के लिए हमें याद रह गया, कुछ दिन के बाद हम भूल गए। और किसी चीज़ को जब हम उसको बार बार देखते हैं, हमारा अगर इंटरेस्ट भी होता है, तो मेमोरी हो या लर्निंग हो, अगर इसके फैक्टर्स की हम बात करें, तो इंटरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ को सीखने में, उस चीज़ को याद रखने में, तो ये भी देखा जाता है कि उस चीज़ की मेमोरी आपकी थोड़ी लॉन्ग ड्यूरेशन की होगी। तो यहाँ पे लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको
डिफाइन किया हुआ है। अब बात करते हैं अटेंशन के बारे में। अटेंशन बेसिकली क्या है? एक प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ निश्चित उद्दीपकों को अपने चेतन अनुभूति में लाने के लिए चुना जाता है। तो बेसिकली क्या है, हमारे आसपास बहुत सारे स्टिमुलस हैं। अब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके आसपास से बहुत सारे नॉइज़ आ रहा होगा। आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर्स कोई काम कर रहे होंगे, कुछ लोग टीवी देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, फ़ोन पे बात कर रहे होंगे, कुछ बच्चे खेल रहे होंगे। बट आपका क्या फोकस है, आपका ध्यान क्या है? इतने सारे स्टिमुलस में से आपने क्या चुना? अपनी स्टडी चुनी। तो आपका ध्यान पूरी तरह से आपकी स्टडी पर रहेगा। तो ये चीज़ क्या है, आपने उसको चुना। इसी चीज़ के अकॉर्डिंगली अटेंशन को डिफ़ाइन किया गया है कि बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि हमारे सामने बहुत सारे स्टिमुलस हैं, लेकिन उसमें से कुछ स्टिमुलस को हम लोग चुनते हैं और उसको उसी पर हम अपना फोकस करते हैं। जब हम फोकस करेंगे तभी उसको सीखेंगे, और जब सीखेंगे तभी वो याद होगा। तो यही है कॉग्निटिव प्रोसेस बताया गया है। कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है? अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले अटेंशन का ही प्रोसेस होता है। हमारे सामने कोई स्टिमुलस आया, हमने उस पर ध्यान दिया। ध्यान देंगे तभी सेंसेशन होगा और परसेप्शन होगा। ध्यान ही नहीं देंगे, सेंसेशन होगा तभी हम ध्यान देंगे, नहीं ध्यान देंगे तो फिर आगे का प्रोसेस होगा ही नहीं। तो सबसे पहले क्या होगा? सेंसेशन हुआ। सेंसेशन का मतलब है कि हमें किसी भी स्टिमुलस का आभास हुआ। सबसे पहला प्रोसेस क्या है कॉग्निटिव का? सेंसेशन। सेंसेशन हुआ मतलब कि हमें किसी स्टिमुलस का आभास हुआ। उसके बाद हमने उस चीज़ पे ध्यान दिया। अब आभास तो बहुत चीज़ होता है, जैसे कि पड़ोस से आवाज़ आ रही है, हमने ध्यान नहीं दिया। हमने ध्यान दिया तो हम रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे किसकी आवाज़ें नहीं है। तो बेसिकली क्या है, सबसे पहला स्टेप है सेंसेशन। उसके बाद होता है हमने उस पर ध्यान दिया, यानी कि अटेंशन, कि वो क्या चीज़ है। जब हमें जैसे ही पता चल गया, जब हमें स्टिमुलस का अर्थपूर्ण ज्ञान हो जाता है, तो वो प्रोसेस आपका परसेप्शन कहलाता है। तो ध्यान रखना है, सेंसेशन और परसेप्शन में आज भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं। सेंसेशन क्या है? स्टिमुलस का आभास, हमें उस समय स्टिमुलस का ज्ञान नहीं होता है। और परसेप्शन क्या है? जब हमें स्टिमुलस का ज्ञान हो जाता है, सही ज्ञान होता है कि वो स्टिमुलस क्या है, तो वो परसेप्शन का प्रोसेस होता है। फिर लर्निंग होती है, फिर मेमोरी होती है, फिर फॉरगेटिंग होता है। ऐसा देखा गया कि किसी चीज़ को आप सीखते हैं, लर्न करते हैं, याद करते हैं तो 100% याद नहीं होता है। कुछ चीज़ें आप एट द टाइम ही भूल जाते हैं, इसलिए बार बार आपको रिपीट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए बात करी जाती है। अब इसके बाद में परसेप्शन की यहाँ बात आई है तो दो टर्म्स को और हम देख लेते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें और होती हैं। हमें स्टिमुलस का अर्थपूर्ण ज्ञान हो जाता है तो वो हमारा परसेप्शन कहलाता है। इसी से रिलेट करता हुआ एक वर्ड है इल्यूज़न, जिसको कि भ्रम कहा जाता है, और हॉल्यूसिनेशन, जिसको कि विभ्रम कहा जाता है। तो कई बार ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं और ऑप्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके दे देता है। तो बेसिकली भ्रम क्या होता है? जब हमें उस स्टिमुलस का गलत ज्ञान होता है, जैसे रस्सी को सांप समझना। अब इसके बाद भ्रम के भी दो प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत भ्रम और सामाजिक भ्रम या फिर वस्तुनिष्ठ भ्रम। और व्यक्तिगत भ्रम क्या है? जो कि हमसे रिलेट करे। जैसे कि हम भीड़ भाड़ में हैं, हमें लगा कि हमारा कोई जानने वाला वहाँ खड़ा है, हम उसके पास गए, देख रहे हैं तो वो कोई और था, हमें भ्रम हुआ कि हमारा कोई जानने वाला था। तो ये चीज़ किसके साथ होगी? ये पर्सनल भ्रम के कैटेगरी में आया। अब रस्सी को सांप समझना, या फिर रेलवे ट्रैक के पास जब आप खड़े होकर देखते हैं, रेलवे ट्रैक को जब हम खड़े होकर यहाँ से देखते हैं तो हमें लगता है यहाँ से खड़े होकर के कि आगे जा कर के वो मिल रहा है। इस तरह का भ्रम क्या होता है? ये सामुदायिक भ्रम कह सकते हैं या वस्तुनिष्ठ भ्रम कह सकते हैं कि ये सबके साथ ही होता है। तो ये भी ध्यान में रखना है। विभ्रम क्या होता है? कि वहाँ पे कोई भी स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होता है एट द टाइम, फिर भी उसका आभास होता है, तो वो हॉल्यूसिनेशंस कहलाता है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यहाँ पे यही डेफिनेशन है अटेंशन की। आगे देखते हैं इसके डिटर्मिनेंट्स। अब देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन की हम बात करते हैं। फैक्टर्स और फैक्ट्स ऑफ अटेंशन। अब ये आपका परसेप्शन के लिए भी काम करेगा, मेमोरी के लिए भी काम करेगा, लर्निंग के लिए भी काम करेगा। दो भाग में बांटा हुआ है, आत्मनिष्ठ कारक और वस्तुनिष्ठ कारक। अब इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत सी सिंपल थिंग है। और आत्मनिष्ठ कारक का मतलब है, यानी कि सब्जेक्टिव फैक्टर का मतलब है, जो कि हमसे रिलेटेड हो, जो कि व्यक्ति विशेष से रिलेटेड हो। और वस्तुनिष्ठ कारक, जैसे भी मैंने भ्रम के बारे में बताया, व्यक्तिगत और सामाजिक या फिर वस्तुनिष्ठ, उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि मतलब जो फैक्टर हमसे रिलेट करे और जो फैक्टर सबके साथ ही रिलेट करे, तो वो चीज़ है। तो जो फैक्टर सबके साथ ही रिलेट करे तो वो वस्तुनिष्ठ कारक या फिर स्टिमुलस फैक्टर। इस स्टिमुलस में ही ऐसा गुण है कि उसकी तरफ ध्यान देने के लिए व्यक्ति, उसका परसेप्शन करने के लिए व्यक्ति बाध्य है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है।
अब सब्जेक्टिव फैक्टर की बात करते हैं तो इसमें आपकी आवश्यकता, जैसे मैंने आपका बताया कि अगर आपका इंटरेस्ट होता है तो उस चीज़ को जल्दी सीखते हैं, जल्दी याद रखते हैं, जल्दी उस पर ध्यान जाता है। तो आत्मनिष्ठ कारकों में आवश्यकता, रुचि, जिज्ञासा, मनोवृत्ति, प्रशिक्षण, उद्देश्य, अर्थ, व्यक्तिगत मूल्य, मानसिक स्थिति, तत्परता, ये चीज़ें आपकी आती हैं। और मुझे नहीं लगता है कि इन चीज़ों को अब मुझे यहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। और स्टिमुलस फैक्टर में आपका उद्दीपन का स्वरूप, उद्दीपन में परिवर्तन, स्टिमुलस से रिलेटेड मतलब यहाँ फैक्टर होता है उद्दीपन की नवीनता, उसका कलर, उसकी तीव्रता, उसकी गति, तो उसके प्रति हमारा एटीट्यूड, तो ये चीज़ें मतलब स्टिमुलस से रिलेटेड यहाँ पे फैक्टर्स हैं। एंड अब बात करते हैं लर्निंग की। लर्निंग क्या है? अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में आने वाले स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। तो इसकी भी वीडियो अवेलेबल है, डिटेल में मैंने वीडियो करवाई हुई है पावलोव की थ्योरी की। पावलोव की थ्योरी की हम बात करते हैं तो इन्होंने लर्निंग का सिद्धांत दिया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था कुत्ते के ऊपर, और बेसिकली इनकी थ्योरी को हम लोग पावलोव्स का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टिमुलस को पहले प्रेजेंट किया गया, इसलिए इस थ्योरी को हम लोग SR थ्योरी के नाम से भी हम जानते हैं। SR सिद्धांत थ्योरी के नाम से नहीं, कह सकते हैं कि ये थ्योरी SR सिद्धांत पे बेस्ड है। और यहाँ पे इसके बेसिस पे इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं, CS, UCS, CR, UCR। अगर ये 4 टर्म आपको क्लियर हो गया मतलब कि पूरी थ्योरी आपको क्लियर हो गई। तो स्वाभाविक उद्दीपन क्या है, जिसको कि हमें सीखना नहीं पड़ता, जो नेचुरल प्रोसेस है, स्वाभाविक है, ऑलरेडी अनुकूलित है, हमें उसको अनुकूलन करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये UCS हो गया, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस। इस एग्जाम्पल में, इस एक्सपेरिमेंट में इसका एग्जाम्पल है फूड। और नेक्स्ट है इसके बेसिस पे जब स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी, जैसे खाने को देख करके स्लाइवा आना, दैट इज़ नेचुरल प्रोसेस, सबके साथ होता है, तो उसको UCR कहा गया है, यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। इसके बाद में तटस्थ उद्दीपक, यानी कि अनुकूलित उद्दीपक, जो कि इस एक्सपेरिमेंट में जिसका एग्जाम्पल बेल बताया गया है। और बेल के बजने से जब स्लाइवा आएगा, स्टार्टिंग में नहीं आएगा, कब आएगा? जब वो सीख जाएगा। तो बेल बजने से जब स्लाइवा आएगा तो उसको CR कहा जाता है, यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस। अगर ये 4 टर्म आपको क्लियर हो जाएगा तो मतलब आपको ये पावलोव की थ्योरी और स्किनर की थ्योरी एकदम कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में इसी के बेसिस पे इन्होंने अपने कुछ सिद्धांत दिए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं, जैसे कि लर्निंग के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए, रेनफोर्समेंट इंपॉर्टेंट है, समयगत संबंध, इंटरफेरेंस, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, उद्दीपन विभेद या स्टिमुलस डिफ्रेंसिएशन, विलोप एक्सटेंशन, इसके बाद में साइमल्टेनियस रिकवरी, इसके बाद में हायर ऑर्डर कंडीशनिंग, और इसके बाद में एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस। तो ये इनके प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। अब एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस से कई बार आपके क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है सीधा सिंपल कि ये टर्म किसके द्वारा दिया गया था, और इसकी भी डिटेल वीडियो है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आगे देखते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग के भी प्रिंसिपल्स आपके पावलोव से मिलता जुलता है, लेकिन दोनों ही थ्योरी की मेथोडोलॉजी में डिफरेंसेस हैं। वहाँ पे क्या किया जाता था, पहले बेल बजाया जाता था, फिर उसके बाद स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाता था। यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे पहले रिस्पॉन्ड करवाया जाता है, जैसे कि स्किनर ने क्या किया था, एक स्किनर बक्स में या स्किनर बॉक्स में, लकड़ी के बॉक्स में एक चूहे को डाल दिया, और उसके बाद में चूहा जब नई जगह गया तो उछलने कूदने का बिहेवियर करने लगा। उछलने कूदने के दौरान ही उससे एक लीवर जो था, एक स्विच की तरह की चीज़, या लीवर या एक बटन कह सकते हैं, वो प्रेस हो गया। जैसे ही लीवर प्रेस हुआ, यहाँ से साइड से पिंजरा थोड़ा सा खुला और उसमें से खाने की गोली दे दी गई। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे चूहा समझ गया, अब उसको जब भी भूख लगती वो लीवर को प्रेस करता और उसको खाने की गोली दे दी जाती है। मतलब यहाँ पे क्या है, पहले प्रतिक्रिया करवाई जा रही है, पहले रिस्पॉन्ड करवाया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे स्टिमुलस को प्रेजेंट किया जा रहा है। तो यही थ्योरी है बेसिकली। इन्होंने भी रेनफोर्समेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। इसके बाद थॉर्नडाइक की थ्योरी हम देख लेते हैं। इन्होंने सीखने के नियम दिए थे, और इन्होंने बेसिकली इनके सीखने के प्रिंसिपल से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। थॉर्नडाइक की थ्योरी से सीखने के इन्होंने सीखने के 2 नियम बताए हुए हैं, प्रधान नियम मेजर लॉ और सबऑर्डिनेट लॉ, सब सहायक नियम। ध्यान से सुनिएगा, थॉर्नडाइक ने सीखने के 2 नियम बताए, प्रधान नियम और सहायक नियम। अब प्रधान नियम में 3 सब नियम है, और सबऑर्डिनेट लॉ में भी 5 सब नियम बताए गए या सब प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। एक एक करके हम देखते हैं। तो बेसिकली प्रधान नियम क्या है, जो कि सीखने के लिए इम्पॉर्टेंट है,
और सहायक नियम क्या है, जो कि प्रधान नियम को ही एक तरह से असिस्ट करता है। तो प्रधान नियम में 3 सब प्रिंसिपल्स आते हैं। फर्स्ट है आपका तत्परता का नियम, यानी कि अगर सीखने के लिए तत्परता कितनी है उस पर लर्निंग डिपेंड करेगी। तत्परता है तो लर्निंग अच्छी होगी, तत्परता नहीं है तो लर्निंग अच्छी नहीं होगी। सेकंड है आपका अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या है बेसिकली, कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए मोर एंड मोर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। अब यहीं पे अभ्यास के नियम में इन्होंने 2 टर्म दिया हुआ है, लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़। लॉ ऑफ यूज़ का मतलब है कि जब आपने सीख लिया और उसको बार बार आप दोहराते हैं तो SR रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता है। जब SR रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर इसी को प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शनिज्म कहा जाता है और फिर लर्निंग आपकी अच्छी होती है। और नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ डिसयूज़। डिसयूज़ का मतलब है कि हमने उसको उतना यूज़ हम कर ही नहीं रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, SR रिलेशन यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्ड के बीच में रिलेशन जो है वो ब्रेक होगा और यहाँ पे कनेक्शन ख़त्म होगा, और जिससे कि सीखना प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि लॉ ऑफ यूजेस किसके अंतर्गत आता है। ध्यान रखना है, अभ्यास के नियम के अंतर्गत आता है। इसके बाद है प्रभाव का नियम। अब प्रभाव के नियम से यहाँ पे बताया गया है कि बेसिकली किसी चीज़ को सीखने के बाद आपको उसका क्या इफ़ेक्ट दिखाई देता है। अगर अच्छा इफ़ेक्ट दिखाई देगा तो आप जल्दी सीखेंगे, बुरा इफ़ेक्ट दिखाई देगा तो आप देर से सीखेंगे या नहीं सीखेंगे। तो बेसिकली इफ़ेक्ट यहाँ पे मैटर करता है। अब यहाँ पे यहीं से स्किनर के सिद्धांत की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे मैं ब्रीफ कर रही हूँ, एक लाइन में इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी एक्सप्लेन किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है एक्सप्लेनेशन के लिए। इसके बाद में सबऑर्डिनेट लॉ की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे बहुप्रतिक्रिया का नियम बताया गया है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, जो कि आपका अभ्यास के नियम को ही असिस्ट करता है। यानी कि यहाँ पे बार बार जितनी बार हम रिस्पॉन्स करेंगे उतनी अच्छी तरह से हम लर्न करेंगे। नेक्स्ट है तत्परता या मनोवृत्ति का नियम या सेट का नियम, एटीट्यूड का नियम। किसी चीज़ को सीखने के लिए हमारा मेंटल सेट कितना पॉजिटिव है। अगर जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर उस डॉक्टर के प्रति हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो देखा जाता है कि दवाइयाँ भी बहुत अच्छे से सूट करती हैं। अगर नेगेटिव है तो फिर लगेगा कि बाकी लोगों को तो सूट कर रहा है, हमें क्यों नहीं सूट कर रहा। तो यहाँ पे मैटर क्या करता है कि आपका ट्रस्ट होना उस चीज़ के ऊपर, जिस भी चीज़ को आप कर रहे हैं। कुछ लोग योगा करते हैं उनको बेनिफिट नहीं होता, तो आप पहले ट्रस्ट करिए, एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए। कहा जाता है ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते भी हैं, वैसे ही हमारा रिस्पॉन्ड भी होता है। तो इसीलिए पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप जिस चीज़ को सीख रहे हैं, अगर उसके लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, जिससे सीख रहे हैं उसके लिए अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप उस चीज़ को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। इसके बाद है तत्व प्रबलता का नियम। यहाँ पे क्या है कि जब आप सीख रहे होते हैं, आपके आसपास अलग अलग तरह की कंडीशंस होती हैं, अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। कुछ परिस्थितियाँ क्या हैं, आपको सीखने के लिए एंकरेज करती हैं, कुछ परिस्थितियाँ आपको डिस्करेज करती हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस परिस्थिति को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। नेक्स्ट है अनुरूपण प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स एनालॉजी। और यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि हम लोग जब सीखते हैं तो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को भी हम लोग उसमें यूज़ करते हैं। जैसे पास्ट में आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो अभी आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। पहली बार पढ़ेंगे और पहले से अगर उस चीज़ के बारे में जानेंगे तो उसमें फ़र्क होता है। पहले से अगर उस चीज़ को हम जानते हैं, हमने सुना हुआ है उसके बारे में, तो उस चीज़ को हम अच्छे से लर्न कर पाते हैं, जल्दी सीखते हैं। नेक्स्ट है साश्चर्यात्मक स्थानांतरण। और यहाँ बताया गया कि किसी चीज़ को एक एसोसिएशन बाद है साश्चर्यात्मक स्थानांतरण, एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इसका मतलब है कि जब आप किसी चीज़ को सीखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू जैसे हम चीज़ों को याद रखते हैं, तो एग्जाम्पल हमने क्या किया, एक तरह से हमने एसोसिएशन कर लिया और हम उस टर्म को ईजिली सीख जाते हैं। तो इस तरह से भी हमारी लर्निंग प्रॉपर होती है। आगे देखते हैं। कोहलर ने इनसाइट थ्योरी दी थी, वनमानुस पर इन्होंने स्टडी करी थी, और वनमानुस का नाम क्या था आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और इन्होंने, कोहलर ने बेसिकली एक गेस्टाल्ट स्कूल के साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने सीखने के लिए कुछ सिद्धांत, इनके सिद्धांत की कुछ विशेषताएं थी, जैसे प्रेरक। इन्होंने भी मोटिव की चर्चा की थी कि आपके पास जब भी आप सीखते हैं एक मोटिव आपके पास होना चाहिए, तभी आपकी लर्निंग अच्छी होगी। इसके बाद में समस्यात्मक परिस्थिति का निरीक्षण, पहले प्रॉब्लम को समझना कि सीखने में दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या चीज़ हो रही है, तो उसको प्रॉपर सीखना। अन्वेषणात्मक व्यवहार करना, जैसे इस एग्जाम्पल में या इस एक्सपेरिमेंट में। फिर एक खोजी व्यवहार किया गया वनमानुष के द्वारा। इसके बाद में शिथिलता का अभाव। इसके बाद में एकाएक सफलता, जब वनमानुष थक हार के बैठ गया
तब उसको अचानक से एक इनसाइट आई, उसको लगा कि उसके पास जो बॉक्स रखे हुए हैं, अगर एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स चढ़ा ले, उसके ऊपर खड़े हो जाए तो वो केले तक पहुंच सकता है। तो ये एकाएक सफलता हुई। फिर उसका स्थानांतरण, मतलब उसने इस परिस्थिति में जो सीखा फिर उसको छड़ी वाले एक्सपेरिमेंट में भी उसने अप्लाई किया। और इसके बाद में लेटेंट लर्निंग की हम बात करते हैं, टॉलमैन के द्वारा दिया गया, और इनकी थ्योरी SS कॉन्सेप्ट पर या SS प्रिंसिपल पर बेस्ड है। एंड मोटिवेशन की बात करते हैं, मोटिवेशन साइकिल, जिसमें कि नीड, ड्राइव और गोल बताया गया है। इसको 1975 में इसको डेजी ने कॉग्निटिव मोटिवेशनल साइकिल कहा, क्योंकि ये सारे कॉग्निटिव प्रोसेस है कि नीड, हमें आवश्यकता उत्पन्न हुई, अब हम क्या करेंगे, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से हम मतलब ड्राइव करेंगे, हम देखेंगे, प्लानिंग करेंगे, हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, उस दिशा में हम प्लान करेंगे और अपने गोल तक हम पहुंच जाएंगे। तो एक सर्कल हमारा कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद में मोटिव्स की हम बात करें, टाइप्स ऑफ मोटिव्स, तो 2 तरह के मोटिव्स बताए गए हैं। शारीरिक, जिसको ये जैविक या जन्मजात भी कहा जाता है, जिसकी की पूर्ति होना व्यक्ति के जीवित रहने के लिए काफ़ी आवश्यक है। इसकी पूर्ति नहीं होगी तो हो सकता है व्यक्ति जीवित ही ना बचे। दूसरा है अर्जित या सामाजिक या मनोवैज्ञानिक, यानी कि एक्वायर्ड, सोशल और साइकोलॉजिकल मोटिव्स, जो व्यक्ति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद में थ्योरीज़ की हम बात करते हैं, तो अलग अलग थ्योरीज़ दी गई हैं, जैसे मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, जो कि विलियम जेम्स के द्वारा, जो कि विलियम जेम्स ने कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन आगे चल करके मैकडूगल ने इसको डेवलप किया। तो किसने दिया, क्या दिया, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मूल प्रवृत्ति क्या है, इसके तत्व यहाँ बताए गए हैं, उसको ध्यान में रखना है। और मूल प्रवृत्ति क्या है, तो इससे तात्पर्य प्राणी को उत्तेजित किए जाने पर एक खास ढंग से अनुक्रिया करना है, उसको आवश्यकता हुई तो एक खास ढंग से रिस्पॉन्ड करेगा। नेक्स्ट है प्रणोद सिद्धांत, ड्राइव थ्योरी, जो कि क्लार्क हल के द्वारा 1943 में दिया गया था। इसको हम लोग पुश थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, मतलब कि हम अपने आप को वहाँ तक, अपने गोल तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए अलग अलग हम जतन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो थ्योरी को ध्यान में रखना है। धक्का सिद्धांत को ही ड्राइव रिडक्शन थ्योरी भी कहा जाता है, इसी को ड्राइव थ्योरी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं प्रोत्साहन सिद्धांत, इंसेंटिव थ्योरी, इसको बेसिकली पुल थ्योरी भी हम कहते हैं। कहीं ना कहीं व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो गोल को अचीव कर सकता है और इसकी दिशा में कार्य करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे गोल को ध्यान में रख करके कार्य किया जाता है, इसलिए इसको पुल थ्योरी भी कहा जाता है, इंसेंटिव थ्योरी भी कहा जाता है। किसके द्वारा दिया गया, तो वोल्स एंड कॉफमैन ने इसको दिया था। इसके बाद है ओपोनेंट थ्योरी। ओपोनेंट थ्योरी क्या है, बेसिकली इसका प्रतिपादन सोलोमैन और कॉर्बेट ने किया था। बेसिकली व्यक्ति सुखवादी सिद्धांत, सुख पाने की तरफ व्यक्ति मोटिवेटेड होता है, दुख से बचने की तरफ मोटिवेटेड होता है। एंड इसके बाद में मैस्लो की थ्योरी हम देखते हैं। मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दिया था, नीड हायरार्की थ्योरी, जिसमें कि उन्होंने व्यक्ति के 5 तरह के व्यक्तिगत नीड की चर्चा की थी। सबसे निचले स्तर पर फिजियोलॉजिकल नीड, या जिसको हम शारीरिक नीड भी हम कहते हैं, और बेसिकली इसमें भूख प्यास से संबंधित हमारी आवश्यकताएं आती हैं। पहले व्यक्ति को रोटी की ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है। जब व्यक्ति की पहले लेवल की आवश्यकता फुलफिल हो जाती है तब वो दूसरे लेवल में जाता है। दूसरा लेवल है आपका सेफ्टी नीड, जिसमें कि ताप से बचने की आवश्यकता या अपनी सुरक्षा की आवश्यकता हम कह सकते हैं। जब व्यक्ति को रोटी मिल जाता है उसके बाद उसको घर की ज़रूरत पड़ती है, कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान व्यक्ति की इनिशियल आवश्यकताएँ हैं। जब सेफ्टी नीड भी कंप्लीट हो गया, उसके पास एक घर हो गया, अब क्या है, अब वो बिलोंगिंगनेस नीड की तरफ जाता है। उसको घर में रहने के लिए मेंबर्स भी चाहिए, उसको फ्रेंड सर्कल भी चाहिए, उसको बात करने के लिए। तो व्यक्ति की 3rd लेवल पे बढ़ता है, जिसको कि बिलोंगिंगनेस नीड कहा जाता है। इसकी भी पूर्ति हो जाती है, फिर व्यक्ति स्टीम नीड की तरफ जाता है। उसको पावर की चाहिए, सत्ता चाहिए, उसको ऐसा है स्टीम करे, लोग उसका सम्मान करें, तो सम्मान की आवश्यकता यहाँ पे उत्पन्न होती है। इसकी भी पूर्ति हो जाती है तो व्यक्ति सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि इसके सबसे ऊपरी लेवल पे पहुँच जाता है। और देखा गया है कि यहाँ सबसे ऊपरी लेवल तक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड तक बस पूरे वर्ल्ड में 1% लोग ही पहुँच पाते हैं। और आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी हम जल्दी से करके चलते हैं। गेस्टाल्ट के द्वारा दिया गया है, इसको 2 भाग में बांटा गया है, पेरिफेरल प्रिंसिपल्स और सेंट्रल प्रिंसिपल्स। पेरिफेरल प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी यानी समीपता का नियम, समानता का नियम, सुडौलपन का नियम, निरंतरता का नियम, गति का नियम और पूर्ति का नियम। इसको डिटेल में मैंने करवाया हुआ है और वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, बिहार पीजीटी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और आगे देखते हैं सेंट्रल प्रिंसिपल्स। यहाँ पे 4 टाइप्स में इसको बांटा गया है, अर्थ का नियम, वृत्ति का नियम, अर्थगर्भता और प्रेरणात्मक नियम।
और यहाँ पे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। टाइम कम है इसलिए हम लोग इसको जल्दी जल्दी करते हुए चलेंगे। इसके बाद स्टेप्स यहाँ पे कई बार पूछ लेता है कि किसी भी रिसर्च को करने के लिए स्टेप क्या होता है। तो सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम की खोज की जाती है कि हमें करना क्या है। तो पहले हम इसको खोज करेंगे। हम पहले प्रॉब्लम को देखेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं, किस टॉपिक पे काम करना चाहते हैं, और सिलेक्शन ऑफ अ रिसर्च टॉपिक। इसके बाद में रिव्यू लिटरेचर, उसके बाद में स्टडी करेंगे। उसके बाद में हम डिफ़ाइन करेंगे कितने वेरिएबल्स हैं, क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ क्या है। और इसके बाद में हाइपोथेसिस मेकिंग, उसके बारे में प्रॉपर हम हाइपोथेसिस बनाएंगे और हाइपोथेसिस को ही हम वहाँ पे उसकी टेस्टिंग की जाती है पूरे रिसर्च के दौरान में। इसके बाद में हम प्रॉपर रिसर्च डिज़ाइन बनाएंगे। रिसर्च का मेथड हम जिसमें कि हम रिसर्च मेथड को डिफ़ाइन करेंगे, जिसको कि रिसर्च मेथडोलॉजी भी कहा जाता है। सैम्पलिंग मेथड, टूल्स, स्केलिंग, डेटा कलेक्शन मेथड क्या रहेगा, ये चीज़ें रहेंगी। और इसके बाद में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है, फिर हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की जाती है, फिर फाइनल रिजल्ट कंक्लूजन डिस्कशन किया जाता है। तो बेसिकली ये एक स्टेप है, इसको भी मैंने डिटेल में करवाया हुआ है, वीडियो आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसको कि मापा जा सके वो वेरिएबल होता है। जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारी रिसर्च में मिनिमम 2 वेरिएबल्स तो होने ही चाहिए। विदाउट वेरिएबल के वहाँ पे कोई भी स्टडी नहीं हो पाएगी। वेरिएबल्स का भी अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इसको अपने ढंग से प्रेजेंट किया है, वो आपको क्लियर होगा। ये भी मैंने डिटेल में करवाया हुआ है, यहाँ पे ब्रीफ करते हुए चलेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको कि प्राइमरी वेरिएबल भी कहा जाता है, मैनिपुलेटिव वेरिएबल भी कहा जाता है, रिसर्च वेरिएबल भी कहा जाता है। अब इसको मैनिपुलेटिव वेरिएबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या करता है? डीवी पर प्रभाव डालता है। तो इसको घटा के और बढ़ा के देखा जाता है कि हमने घटाया तो डीवी पे क्या इफेक्ट आया, बढ़ाया तो डीवी पे क्या इफेक्ट आया या नहीं आया। तो बेसिकली ये मैनिपुलेटिव वेरिएबल कहलाता है। इसके बाद है डीवी जिसको कि सेकेंडरी वेरिएबल भी कहा जाता है। और बेसिकली ये क्या है कि इसके ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव पड़ता है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या है? रिलेवेंट वेरिएबल भी जिसको कहा जाता है, जिसको कंट्रोल वेरिएबल भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट के दौरान में जिन वेरिएबल्स को हम कंट्रोल करते हैं, सिर्फ 2 वेरिएबल को हमें देखना है एक दूसरे पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, तो हमने बाकी वेरिएबल्स को कंट्रोल कर दिया। अब इसके भी 2 टाइप्स हैं, आपको वीडियो में डिटेल मिल जाएगा। इसके बाद लास्ट है कंफाउंडिंग वेरिएबल। कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या है कि हमने अपने तरफ से हमने हर कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ 1-2 वेरिएबल्स ऐसे रह जाते हैं जो कि हमारी जानकारी के बाहर उस रिसर्च पे अपना इफ़ेक्ट डालते हैं। तो इसको हम हिंदी में कहते हैं अस्त व्यस्त करने वाला चर। अब बात करते हैं हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस क्या होता है? किसी भी प्रश्न या समस्या का एक टेंटेटिव आंसर होता है, और यहाँ पे ये हमेशा स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है। और इसके भी अलग अलग क्लासिफिकेशन किए गए हैं। बेसिकली इसके 2 टाइप्स मेन हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस, जिसको कि वर्किंग हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, स्टैट्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। और ये बेसिकली क्या करता है कि हम टॉपिक से रिलेट करके उसको हम बनाते हैं। अब इसके भी 2 प्रकार आपके बताए गए हैं। इसको वैकल्पिक हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। इसको H1 से डिनोट किया जाता है। 2 प्रकार हैं, दिशात्मक प्राकल्पना और अदिशात्मक प्राकल्पना। दिशात्मक प्राकल्पना का मतलब है कि जब वहाँ पे हम प्राकल्पना बनाते हैं तो वहाँ पे एक डायरेक्शन को बताता है। जैसे कि ग्रुप ए ग्रुप बी से ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ पे एक दिशा बता रहा है कि उससे ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे दूसरा क्या है, अदिशात्मक क्या है कि जब यहाँ पे दोनों में एक जैसा रिलेशन होता है, यानी कि ग्रुप ए ग्रुप बी दोनों समान है, तो इस तरह का हाइपोथेसिस अदिशात्मक कहलाता है। ये भी मैंने डिटेल में करवाया है, आपको वीडियो मिल जाएगी। अब बात करते हैं नल हाइपोथेसिस की। नल हाइपोथेसिस जिसको कि HO से डिनोट किया जाता है। और बेसिकली यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के दौरान 2 तरह के एरर्स देखे जाते हैं। टाइप 1 एरर जिसको कि अल्फ़ा एरर कहा जाता है, टाइप 2 एरर जिसको कि बीटा एरर कहा जाता है। टाइप 1 एरर क्या होता है कि जब शून्य परिकल्पना सही हो रही थी, सही नहीं कह सकते, एक्सेप्ट, टेक्निकल वर्ड एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट होते हुए भी हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वहाँ पे टाइप 1 एरर या फिर अल्फ़ा एरर देखा जाता है। बीटा एरर क्या है? इसका अपोजिट, कि जब हाइपोथेसिस अस्वीकृत करना था, रिजेक्ट करना था, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, तो वहाँ पे बीटा एरर होता है, जिसको कि ऐसे डिनोट किया जाता है। अब टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग की बात करते हैं। तो सैम्पलिंग क्या है? जिसके ऊपर हम पॉपुलेशन में से सभी पूरे पॉपुलेशन पर हम स्टडी नहीं कर सकते, तो पूरे पॉपुलेशन में से हम कुछ
संख्या को चुनते हैं जो कि हमारा सैंपल होता है। सैंपल क्या होता है? अपने पूरे पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसके 2 प्रकार हैं सैम्पलिंग करने के। सैम्पलिंग के 2 टाइप्स बताए गए हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? जिसपे कि ऐसा सैंपल जिसको कि पॉपुलेशन से हर एक मेंबर के चुने जाने की जहाँ पर समान संभावना होती है, यानी कि यहाँ पे एक मेंबर का चयन दूसरे मेंबर पर बेस्ड नहीं होता है, पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी की ज़्यादा चांसेस यहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है और यहाँ पे कहा जा सकता है कि रिसर्च में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, जबकि सैंपल का चयन आपका सही तरीके से किया गया होता है। असंभाव्यता प्रतिदर्श क्या है? इसके जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पूरी जनसंख्या में से यहाँ पे मतलब रैंडमाइजेशन की भी विशेषता नहीं पाई जाती। रैंडमाइजेशन यानी कि यादृच्छिकरण क्या होता है कि हर मेंबर के चुने जाने की इक्वल चांसेस वहाँ पे होते हैं। तो संभाव्यता प्रतिदर्श में ऐसी संभावना होती है और नॉन प्रोबेबिलिटी में ऐसे चांसेस नहीं होते हैं। तो इस टॉपिक को भी मैंने काफ़ी डिटेल में करवाया हुआ है, वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुच्छा प्रतिदर्श या फिर एरिया और क्लस्टर सैम्पलिंग किसके मेथड हैं, प्रोबेबिलिटी के या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी के। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर सिचुएशन दे करके भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत 3 तरह के सैम्पलिंग के बारे में बताया गया है। साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श, स्तरित प्रतिदर्श या फिर इसको स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग भी कहा जाता है, और एरिया और क्लस्टर सैम्पलिंग, क्षेत्र या गुच्छा प्रतिदर्श। इसके बाद में असंभाव्यता प्रतिदर्श, यहाँ पे कुछ इसके प्रमुख टाइप्स हैं। कोटा प्रतिदर्श है, एक्सीडेंटल है, प्रासंगिक, उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श, क्रमबद्ध प्रतिदर्श और हिमकंदु प्रतिदर्श, और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे मैंने मेन टाइप्स को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। अब इसकी पूरी वीडियो एक एक टाइप की पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी वीडियो में। मैंने ऑलरेडी वीडियो काफ़ी पहले अपलोड किया है, बिहार पीजीटी प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा, ये सब टॉपिक अवेलेबल है। आगे देखते हैं इंटेलिजेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से कि आपके क्वेश्चंस बहुत ही क्लियर पूछे जाते हैं, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंटेलिजेंस की अलग अलग थ्योरीज़ के बारे में बताया गया है। इंटेलिजेंस लेवल को भी देख लीजिएगा। इंटेलिजेंस लेवल IQ लेवल के बेसिस पे क्या नाम दिया गया है, इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम स्पीयरमैन 2 फैक्टर थ्योरी देख लेते हैं। स्पीयरमैन के द्वारा सबसे पहले बुद्धि का सिद्धांत दिया गया। इन्होंने बुद्धि को 2 भागों में बांटा, G फैक्टर और S फैक्टर। अब G फैक्टर क्या है? जनरल इंटेलिजेंस या फिर जनरल फैक्टर। ये क्या है? जन्मजात एबिलिटी होती है, व्यक्ति के अंदर एक जन्मजात एबिलिटी होती है और सभी के अंदर पाई जाती है। बेसिकली ऐसा होता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अंदर पोटेंशियल्स होते हैं, लगभग जो उसके सर्वाइव के लिए इम्पॉर्टेंट है, हर तरह के पोटेंशियल्स होते हैं, और बेसिकली आगे चल करके उसमें से ही बच्चा किसी को डेवलप करता है। अब यहाँ पे 2 चीज़ होती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी अपने ख़ास चीज़ को मतलब अपने ख़ास हुनर को बहुत ज़्यादा डेवलप कर लेता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि हर क्षेत्र में थोड़े थोड़े से होते हैं, जैसे कि मतलब ऑन एवरेज होते हैं, तो हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा सा उनका कंट्रीब्यूशन होगा, थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होगा, तो वो आ गया आपका जनरल फैक्टर में। और एस फैक्टर क्या हो गया? स्पेसिफिक फैक्टर। बेसिकली इसको ट्रेनिंग लेकर के सीखा जाता है, हम सीख सकते हैं, इसको डेवलप कर सकते हैं, प्रैक्टिस के थ्रू हम सीख सकते हैं, और यहाँ एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट है, और बेसिकली ये अर्जित होता है, ये अर्जित माना जाता है। तो बेसिकली एस फैक्टर क्या है? किसी एक हमने अपने एबिलिटी पर काम किया और उसको बहुत ज़्यादा हायर कर दिया। और यहाँ पे दूसरी तरफ क्या है? जी फैक्टर। जी फैक्टर का मतलब है कि हर थोड़ी सी हर तरह की एबिलिटी उसमें होगी। तो यहाँ पे स्पीयरमैन ने आगे चल कर के जी फैक्टर पर ज़्यादा फोकस किया है, और ऐसा कहा जाता है कि जी फैक्टर, जो व्यक्ति जी फैक्टर इंटेलिजेंस रखता होगा तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से अपने इन्वायरमेंट के साथ में एडजस्ट करने की एबिलिटी को रखता है। नेक्स्ट थ्योरी है थॉर्स्टन की थ्योरी, जिसको 7 PMA कहा जाता है। 7 PMA का मतलब है 7 प्राइमरी एबिलिटी। इन्होंने स्पीयरमैन की थ्योरी को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया कि नहीं, बुद्धि ऐसा एक एलिमेंट है जिसको हम 2 भाग में नहीं बांट सकते, 2 एलिमेंट में नहीं बांट सकते, इसके और भी अलग अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं। उसके बेसिस पे इन्होंने 7 तरह की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, मानसिक क्षमताओं के बारे में बताया है। कई बार आपसे एग्ज़ाम में इसका सीक्वेंस पूछ लेता है, तो सीक्वेंस को भी ध्यान में रखना है। जैसे शाब्दिक अर्थ क्षमता, यहाँ पे सीक्वेंस वाइज, ऑर्डर वाइज ही दिया गया है, तो ध्यान में रखिएगा।
कॉम्प्रीहेंशन, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, मेमोरी एबिलिटी और परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी। हिंदी इंग्लिश दोनों में जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उसको याद रख सकते हैं। और आगे देखते हैं गिलफोर्ड का 3 डायमेंशनल थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चंस देखे जा सकते हैं। गिलफोर्ड की थ्योरी ऐसी थ्योरी मानी जाती है कि जब ये थ्योरी दी गई तो एक तरह से इंटेलिजेंस के फील्ड में एक रिवॉल्यूशन आ गया, एक क्रांति सी आ गई। इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत सही तरीके से बुद्धि को डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। तो इनकी थ्योरी को 3 डायमेंशनल थ्योरी कहा जाता है और इसके साथ ही इसको स्ट्रक्चरल मॉडल भी कहा जाता है, स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। तो ध्यान में रखिएगा किसने दिया था, तो ये गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। अब इसमें इन्होंने बेसिकली फैक्टर एनालिसिस पर इनकी स्टडी बेस्ड है और इनका कॉन्सेप्ट 6x5x6 का रहा है। 6x5x6 का मतलब है 6x5x6 टोटल इन्होंने 180 एलिमेंट्स बताए, लेकिन इतने एलिमेंट्स पर स्टडी कर पाना पॉसिबल नहीं था। फिर आगे चल करके इन्होंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके डिफ़ाइन किया है। तो इनके 3 डायमेंशनल थ्योरी में पहला डायमेंशन कंटेंट को बताया गया है, दूसरा ऑपरेशन को और तीसरा डायमेंशन प्रोडक्ट को बताया गया है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ऑपरेशन के 6 एलिमेंट हैं, इसके बाद में आपका कंटेंट के 5 एलिमेंट्स हैं और आपका प्रोडक्ट के 6 एलिमेंट है। तो ये इंटू करेंगे तो 180 वैसे भी हो जाएगा। तो बेसिकली क्या बताया गया है यहाँ पे कि ऑपरेशन के 5 एलिमेंट किससे रिलेटेड है, हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस से, हमारे कॉग्निटिव एबिलिटी से रिलेटेड है। इसमें जो 6 चीज़ें आती हैं उसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसमें कॉग्निटिव, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग और इवेल्युएशन, यानी कि हायर ऑर्डर मेंटल एबिलिटी जिसको कह सकते हैं या कॉग्निटिव फंक्शन जिसको हम कह सकते हैं, उसको ऑपरेशन के अंतर्गत में रखा गया है। कंटेंट की बात करते हैं तो जिसके थ्रू हम लोग रिसीव करते हैं सिग्नल्स को, तो बेसिकली ये हमारे सेंसेस से रिलेट करके हम इसको याद रख सकते हैं। और इसमें 5 एलिमेंट्स आते हैं, विजुअल, ऑडिटरी, सिम्बॉलिक, सिमेंटिक और बिहेवियरल। और बेसिकली प्रोडक्ट में भी आपके 6 एलिमेंट्स आते हैं। 6 एलिमेंट्स आपके आउटपुट पर बेस्ड हम इसको कह सकते हैं। 6 एलिमेंट है आपके यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशन। बेसिकली इस तरह से इनकी ये थ्योरी बनती है 6x5x6 के बेसिस पे 3 डायमेंशनल थ्योरी और स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। आगे देखते हैं आर बी कैटल की थ्योरी। ध्यान रखना है इन्होंने ठोस बुद्धि, तरल बुद्धि का कॉन्सेप्ट दिया था। सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पूछ लेता है। अब तरल बुद्धि क्या है, किससे रिलेट करता है, स्पीयरमैन की थ्योरी हमने पढ़ी, उसमें आप जी फैक्टर को देख लीजिए, वो कुछ आपका तरल बुद्धि से रिलेट करता है। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या है, आप स्पीयरमैन का एस फैक्टर देखिए, उससे थोड़ा ये रिलेट करता है। तो अभी मैंने आपको लर्निंग के बारे में बताया, एसोसिएशन, शिफ्टिंग। तो इस तरह से आप एक कनेक्शन बना करके, एसोसिएशन बना करके जब चीज़ों को याद रखने की कोशिश करते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर याद रह पाती हैं। आगे देखते हैं गोलमैन का इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, सीधा क्वेश्चन है, किसने दिया था, गोलमैन ने दिया था। इमोशनल इंटेलिजेंट वर्ड सबसे पहले किसने यूज़ किया था, तो ध्यान रखना है मायर और सेलोवी ने यूज़ किया था। ये थ्योरी गोलमैन की है, लेकिन ये वर्ड सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस मायर और सेलोवी ने यूज़ किया हुआ था। इसके बाद डेनियल गोलमैन ने अपनी बुक इमोशनल जजमेंट ऑफ न्यू एरा में इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। और बेसिकली इन्होंने बताया है कि व्यक्ति की बुद्धि जितनी भी है 100% हम मान लेते हैं, उसमें 80% जो है वो EQ यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस और 20% ओनली IQ का रोल होता है। तो 20% IQ की हम बात करते हैं, तो जैसे हमें अगर किसी जॉब को अचीव करना है, तो जॉब को अचीव करने में क्या है, हायर क्वालिफिकेशन वहाँ पे काम आएंगे, तो वहाँ पे वो 20% तक ही रोल होता है। लेकिन उसके बाद उस जॉब में बने रहने के लिए, प्रमोशन एंड ऑल चीज़ों के लिए, एक अच्छा इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए फिर वहाँ पे EQ की ज़रूरत पड़ती है। तो सक्सेस के लिए IQ से ज़्यादा EQ इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू गोलमैन। और ऐसी कई सारी स्टडीज़ भी की गई हैं जिसमें इस चीज़ को प्रूव भी किया गया है। अब इसके बेसिस पे इन्होंने EQ के 4 एलिमेंट बताए हुए हैं, सेल्फ अवेयरनेस,
सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस और रिलेशनल मैनेजमेंट। अब सेल्फ अवेयरनेस की बात जहाँ हम करते हैं तो बेसिकली अपने सेल्फ के अवेयरनेस से है, हम क्या हैं कैसे हैं, जैसे अपने आप को जानना, अपने आप को समझना। जैसे एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ वो थ्योरी यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस से थोड़ी थोड़ी सी मिलती जुलती सी है। तो ऐसे आपने शिफ्टिंग कर लिया, रिलेट कर लिया, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने बारे में जानना, अपनी स्ट्रेंथ को जानना, अपनी वीकनेस को जानना। इसके बाद में सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब है कि जब आपको अपने बारे में पता होता है कि आपकी वीकनेसेस क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा आपका वीक पॉइंट है, कहाँ पे आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तब जब आपको पता रहेगा तब आप उस चीज़ को सही ढंग से कर पाओगे। तो ये होता है सेल्फ मैनेजमेंट। पहले आप खुद को सेल्फ करो, खुद को पहले अवेयर हो खुद के लिए और खुद को पहले मैनेज करो। उसके बाद आप सोसाइटी के बारे में बात करो या दूसरों के बारे में बात करो। इसके बाद आता है सोशल अवेयरनेस। इसके बाद हमने सोशल अवेयरनेस के बारे में भी जानना इम्पॉर्टेंट है। अलग अलग सोशल बिहेवियर को अडॉप्ट करना, उसको सीखना, उसको अप्लाई करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इमोशनल बिहेवियर के लिए, इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए। और उसके बाद में रिलेशनल मैनेजमेंट या फिर हम कह सकते हैं सोशल स्किल्स, कहाँ पे किस तरह के सोशल स्किल की ज़रूरत है उसको प्रॉपर अप्लाई करना। तो जब तक हम इन चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। तो ये थ्योरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आगे देखते हैं गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो कि 1983 में इन्होंने दिया था। और बुक का नाम भी आप लोग याद करते रहिएगा। बेसिकली बुक के नाम से रिलेटेड मैं पोस्ट डालती रहती हूँ अपने यूट्यूब पे। आप लोगों का अच्छा खासा रिस्पॉन्ड भी आता है, उसको अगर आप चाहें तो अलग से नोट करके रख सकते हैं एक जगह पे। यहाँ भी देखिए एक बुक की नाम आई हुई है, गार्डनर की बुक द फ्रेम ऑफ माइंड। इसमें इन्होंने इस थ्योरी को डिफ़ाइन किया हुआ था और इन्होंने 8 तरह की बुद्धि के बारे में बताया था। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस या भाषाई बुद्धि, जिसमें ये ज़्यादा रहेगा तो वो क्या होगा, एक अच्छा वक्ता बन सकता है। मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस, तो ये थ्योरी आपको कुछ कुछ थॉर्स्टन की थ्योरी से ही रिलेट करती हुई दिखेगी। बट क्या है कि टर्म्स सबके अलग अलग हैं, तो टर्म्स आपको याद रखना है। थ्योरी का नाम अलग अलग है, थ्योरी का नाम याद रखना है, कब दिया गया है वो भी आपको याद रखना है। तो मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस, इसके बाद इन्होंने बताया है, थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर हो गया है, स्थानिक बुद्धि, जिनमें ऐसी बुद्धि होती है वो अच्छे गाइड होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं। और शरीर गति की इंटेलिजेंस या बॉडी काइस्थ इंटेलिजेंस, ऐसे लोगों में ऐसे लोग अच्छे डांसर बनते हैं, मूर्तिकार बनते हैं। इसके बाद है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, ऐसे लोग सिंगिंग और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को काफ़ी इंजॉय करते हैं, काफ़ी अच्छे तरह से अपने इंटेलिजेंस को वहाँ पे अप्लाई करते हैं। और इसके बाद है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसके बाद इन्होंने बताया हुआ है इंट्रोपर्सनल इंटेलिजेंस के बारे में, नेचुरल इंटेलिजेंस के बारे में बताया हुआ है। तो मतलब स्टार्टिंग में इन्होंने ये 8 तरह के अलग अलग इंटेलिजेंस एरिया को डिफ़ाइन किया। उसके बाद आगे चल करके इन्होंने इसमें 3 चीज़ें और जोड़ी थी। साइकोमेट्रिक, इन्होंने इसमें 3 चीज़ें और जोड़ी थी, जिसमें कि इन्वायरमेंट इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, इस तरह से इन्होंने इसको ऐड किया हुआ था। उसको भी ध्यान में रखना है। एंड बेसिकली यही चीज़ें हैं। पूरा सिलेबस कवर कर पाना इतने कम टाइम में मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो जितना मुझसे हो पाया है उतना मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसको वीडियो को देखिए, रिवीजन करिए, रिवाइज़ करिए, एक बार नहीं बार बार देखिए, जिससे कि आपकी लर्निंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए और परमानेंट हो जाए। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए कुछ मैं MCQs भी लेकर के आऊँ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।